तो गांधी जी बहुत महंगे आदमी थे। बजाज जी ने चेक बुक दे रखी थी अपनी कि जहां जितने पैसे चाहिए ले लो, कोई भी चिंता की बात है तो जहां पैसे देने होते गांधी जी चेक काट देते हाथों हाथ के। 1 लाख रुपए लो साहब। चेक बुक किसकी? इसलिए हम कहते हैं जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें बेटे हैं। गांधी जी के गांधी जी का 5वां पुत्र कौन? क्योंकि गांधी जी के खुद के 4 थे, वो 4 तो कमा के देते नहीं। कमा के कोई दे रहा था तो कौन दे रहे थे? आप सुनते हो भाई, गांधी जी हमेशा जनरल डिब्बे में यात्रा करते, रेल के जनरल डिब्बे में यात्रा करते। तो जनरल डिब्बे में जब गांधी जी यात्रा करते तो पूरा डिब्बा रिजर्वेशन करवाना पड़ता। यूं यात्रियों के साथ गांधी जी बैठे, कोई गांधी जी कूट जाए तो भाई किसी गांधी जी से नहीं बने और 2 4 दे जाए तो पूरा डिब्बा, मतलब उस डिब्बे में यदि 50 सवारियां बैठी तो 50 की 50 टिकटें बजाज जी कटवाते। फिर गांधी जी के आनिए बानिए चले चपाटे थैली पकड़ जो भी हुआ करते थे वो उसके अंदर बैठा करते। इससे इससे ज्यादा तो गांधी जी यदि फर्स्ट क्लास एसी की टिकट लेते सस्ती पड़ती। इधर 50 टिकटें लेनी पड़ती, उधर कितनी लेनी पड़ती? पर गांधी जी कहते नहीं 50 लो, क्योंकि फर्स्ट क्लास में बैठ गए तो जनता क्या कहेगी कि लो गांधी जी तो रईस आदमी है फर्स्ट क्लास में बैठे। वरना कहेंगे देखो भाई मैं सामान्य आदमी हूं और मैं तो किस में बैठा हूं, एकदम जनरल डिब्बे में बैठ के यात्रा कर रहा हूं। सादगी महंगी होती है। सादगी ये दुनिया की सबसे बड़ी बकवास है। सादगी पूर्ण रहना चाहिए। और वो ऐसे लोगों को देख देख के, और गांधी जी वाली सादगी तो इतनी महंगी थी जिसकी कोई हद। बड़े महंगे आदमी थे यार गांधी जी। सादगी सादगी के चक्कर में खर्चा करवा देते थे जमनालाल बजाज का। तो वो तो मेरे मेरा कभी बताया हुआ होगा कि गांधी जी अहमदाबाद में कांग्रेस का एक अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन होता है हर साल अहमदाबाद में अधिवेशन। गांधी जी का आश्रम है अहमदाबाद में। गांधी जी ने रोक लगा रखी कि भाई चाय नहीं पिएगा कोई। बापू खुद पीते नहीं, लोगों को पीने नहीं देते। गांव में खोड़ले डोकरे होते हैं ना कहीं, है ना। और बेसिकली अपने तो घरों में गांव के अंदर मम्मियां, है ना, कि भाई बच्चों को सब कह के रख दी चाय नहीं पियोगे। तो अपने टाबर पड़े में जब थे तो अपने चाय नहीं। अब किसी के घर गए तो अगले मम्मी के लिए चाय लाए, मम्मी के लाए तो अपने को आगे तू भी पिएगा। अब अपना जीव तो करे कि हाँ पीऊंगा। पर मम्मी पहले से क्या गए, पहले से कह देती ना ना ये तो हमारे पिता ही नहीं है ना, घर पे नहीं पिता ये तो अपना जी करे, घर पे तू पिलाती नहीं मम्मी। मेरे तो घर पे भी जीव करता है, यहाँ भी जीव कर रहा है। और छोटे बच्चों को ज्यादा जीव करता है ना। वो तो वो विजय सर सुनाते रहते हैं। विजय सर ने कभी सुनाया होगा, आपको नहीं सुना, मैं सुना देता हूँ। विजय सर बताते रहे छोटे बच्चों को अपने मना करके रखते हैं ना कि किसी के घर पे जाओगे तो खाना नहीं खाओगे, है ना। वरना छोटे बच्चों को आदत होती है कि दूसरे घर पे जाते भूख ज्यादा लगती है। तो कोई एक बच्चा और वो यूं दूसरे घर पे जाते खाना खा लेता। तो उनके मम्मी ने समझाया कि किसी के भी घर पे जाएंगे तो अपने खाना खाना नहीं। ठीक। थोड़े दिन बाद मम्मी के साथ किसी घर पे गया। अगलों ने भी कहा, बच्चे को देखते सामान्यतः पूछते हैं कि खाना खाएगा, तो उसने कहा। तो अगले लेके खाना रखा। अब बच्चा साथ में खाना खा रहा है। फिर मम्मी कह रहा है अब घर पे जाके आप कुटोगे ना। पहले तो खाना खा रहा है ये बेइज्जती, कि अगले सोच रहे हैं भूखड़, अभी अभी घर से आए इसकी माँ खाना भी नहीं खिलाई। दूसरा क्या हो रहा है, कुटोगे ना, आपने मना किया था ना खाना नहीं खाना है। तो बापू ने भाई रे सबकी चाय छुड़वा रखी कि चाय नहीं पीनी। सुभाष चंद्र बोस अधिवेशन में आए। सुभाष बंगाली, बंगाली आदमी चाय ज्यादा पीते, तो सुभाष को चाय पीने का शौक, पर सुभाष को चाय नहीं मिले। तो सुभाष को पता चला कि कस्तूरबा गांधी चाय पीते हैं, गांधी जी की जो पत्नी थे। तो एक दिन सुभाष कस्तूरबा गांधी के पास गए कि आंटी जी अंकल तो पीने नहीं देते, आप जुगाड़ कर दो तो थोड़ी चाय मिल जाए। आंटी जी कहा कि डोकरा तो खोड़ रहा है, तू बेटा 3 बजे अपने रसोई में आ जाना, माँ बेटे दोनों अपनी चाय पी लेंगे। 3 बजे सुबह टक रसोई के अंदर, वहां कस्तूरबा ने बनाई चाय, दोनों कप के अंदर फटाफट पी रहे हैं। बापू को आश्रम में अंदर आए सामान लेने के लिए, इधर उधर देखा सामान मिला नहीं, देखा पत्नी से पूछ लेते हैं, पत्नी को देखा नहीं है तो कहा महिला कहाँ होगी, रसोई में होगी। तो रसोई में आ गए, रसोई में दोनों लगे हुए चाय पीने के लिए। और गांधी जी को देते कप छुपाए दोनों ने।
तो गांधी जी को पता था कस्तूरबा गांधी भी पीते तो हैं, तो गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी का सुभाष के सिर पे हाथ फेर कहा कि बहुत अच्छा लड़का है, चाय पीता है मुझे पता है, और इसको यहाँ रसोई में बिठा के पिला दिया, वरना सबको पता चलेगा फिर सब चाय मांगेंगे। तो सुभाष बड़े राजी हुए कि देखो यार, बापू ने मेरे लिए आश्रम के नियम तोड़ दिए और बापू ने मेरे को इतना ऑब्लाइज किया कि मेरे लिए चाय की व्यवस्था भी कर दी। थोड़े साल बाद में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता। सुभाष कहां के रहने वाले? कलकत्ता। तो सुभाष के बड़े भैया थे शरद चंद्र बोस, क्या नाम था उनकी? वाइफ थे, उनका नाम था विभावरी। क्या नाम था? तो उन्होंने विभावरी भाभी और अपने शरद भैया दोनों को कहा कि भैया और भाभी, मैं जब अहमदाबाद गया था, गांधी जी ने इतना ध्यान रखा था कि मेरे लिए आश्रम के नियम तोड़े थे, मेरी चाय की व्यवस्था भी करवाई थी, प्लीज गांधी जी कलकत्ता आएंगे, उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कमी आनी। और उन दोनों ने कहा कि सुभाष, इसमें कहने की क्या बात है, गांधी जी पूरे देश के नेता है, हम हमारे घर आए हुए आदमी को ऐसे कैसे कर सकते हैं, तुम चिंता मत करो, पूरी व्यवस्था होगी। अच्छा, गांधी जी जहां कहीं भी जाते उससे 3 दिन पहले उनके पीए वहां जाके व्यवस्था देखते कि गांधी जी की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई। तो गांधी जी के पीए हुआ करते महादेव देसाई। क्या नाम था? महादेव देसाई गए 3 दिन पहले और जाके पूछा शरद भैया और विभावरी भाभी से कि हाँ भाई बताओ गांधी जी की व्यवस्था। उन्होंने कहा पूरी व्यवस्था है महादेव जी, चिंता मत करो, ये रूम है गांधी जी का। तो हाँ ठीक है, इस रूम में ये बेड लगा दिया हमने, आपने कहा था वैसा वैसा बेड लगा दिया, ये एक टेबल रख दी, ये एक कुर्सी रख दी, टेबल लैंप रख दिया, ये एक लकड़ी रख दी, उठ के इधर उधर चिट्ठियां गांधी जी के पकड़ने के लिए, ये पेन रख दिया, ये हमने कॉपी रख दी, रजिस्टर रख दिया, ये बुक्स रखनी दी रख दी, पूरी व्यवस्था है, चिंता मत करो आप। ये वो पानी का आपने जग कहा था वो रख दिया, पीतल वाला लेके आ गए, रात को गर्म पानी रख देंगे। आप ऐसे क्या समझते यार, हमें पता नहीं है। माधव देसाई ने कहा दूध वाली क्या अवस्था के? हाँ हमें पता है, गांधी जी बकरी का दूध पीते हैं, गांधी जी बकरी का दूध ही पीते, बकरी का दूध पीते, बकरी के दूध का दही खाया करते। तो गांधी जी बकरी का दूध पीते हमें पता है। ये 4 घर छोड़ के एक रहते हैं कोई, उनकी खूब सारी बकरियां हैं, तो हमने एक वो दूध बंधवा लिया वहां से कि सुबह 1 किलो दूध आ जाएगा, शाम को 1 किलो दूध आ जाएगा। उनका क्या मतलब, वहां से दूध लाना पड़ेगा? ऑब्वियसली, हमारी तो बकरी है नहीं तो वहां से लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, अब दूध लेने तुम 10 बजे जाओगे, क्या पता उसने 7 बजे निकाल के छोड़ दिया, दूध खराब हो जाता है। हाथों हाथ दूध निकाल के उसकी चाय वगैरह बनानी होती है और दूध पिलाना होता है बापू को। तो एक बकरी यहीं बांधो और हाथों हाथ, मतलब हाथों हाथ दूध निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, हम एक बकरी खरीद लेंगे और एक बकरी खरीद के यहीं बांध देंगे, और आप जब कहोगे तब उसका दूध निकालो। उनका एक बकरी, मान लो वो बीमार हो और उसका दूध बापू को पिला दे, बापू बीमार हो गए तो उनका 7-8 बकरियां बांधो। फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि आज इस बकरी का, आज इस बकरी का, आज इस बकरी का। स्वस्थ बकरी, चंचल बकरी जो होगी उसी के गांधी जी पिए, कूदती खेलती बकरी है। उन्होंने कहा ठीक है, हम 7-8 बांध देंगे, मत चिंता करो। और कहा उनके फिर खाने पीने की व्यवस्था, अरे चारा ले आएंगे, चारा को, चारा नहीं ड्राई फ्रूट खाएगी वो, ड्राई फ्रूट की व्यवस्था करो। जब महादेव देसाई वहां से चले गए तो विभावरी भाभी पीछे से बोलती है कि सरोजनी नायडू सही कहती है। कौन सही कहती है? बापू की सादगी महंगी है, बापू की सादगी। तो अपने को यूं जो दिखता है ना कि सादगीपूर्ण सादगीपूर्ण, इससे ज्यादा फर्जीवाड़ा कुछ ही नहीं। कोई सादगी जैसी कोई चीज होती नहीं है, चीजें महंगी होती है। तो गांधी जी वाली सादगी भी क्या पड़ी थी। तो बजाज जी ने गांधी जी को कहा कि बापू चलो यार हमारे अधिवेशन में भाग लेने के लिए। बापू ने कहा नहीं, मैं नहीं चलूंगा। तो बजाज जी ने कहा खर्चा बंद हो जाएगा, देख लेना। तो बापू ने कहा आगे, बजाज यार ऐसे मत करो, तुम कस्तूरबा को ले जाओ। किसको ले जाओ? कस्तूरबा गांधी बेचारे कहते डोकरे के चक्कर में मुझे जाना पड़ता है इधर, मैं नहीं जाऊंगी, वहां आदमी आएंगे, क्या करूंगे आदमियों में जाके। जमनालाल बजाज ने कहा मम्मी आप चिंता मत करो, 500 बैठते हैं तो मम्मी तो लगी गई ना वो, तो आप चिंता मत करो, केवल लुगाइयों लुगाइयों की एक मीटिंग होगी, उसको आप संबोधित कर लेना। तो 8 और 9 मई को तो अधिवेशन चला, 10 मई को एक महिलाओं की बैठक हुई जिसको संबोधित किसने किया? इतने में भाई शुरू हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। 1939 आ गया, 1939 में क्या शुरू हो गया? वर्ल्ड वॉर शुरू होते एक बार पूरा ध्यान पूरी दुनिया का इधर चला गया, वर्ल्ड, इधर अपने एकदम मामले ठप, सारे सारे मामले ठप पड़ गए। 42 में गांधी जी का आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? 8 अगस्त 1942। कब शुरू किया गया था? बॉम्बे से गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन।
और गांधी जी 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के अंदर एक भाषण देते हैं, गांधी जी का फेमस भाषण, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। कौन सा दिया था? डू और डाई। उस भाषण में गांधी जी बोलते हैं कि मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूं कि अब हम अंतिम आंदोलन करने जा रहे हैं। अब हम आंदोलन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक मर ना जाएंगे। या तो देश को आजादी दिलवा देंगे या हम मर जाएंगे। अब वापस गुलामी देखने के लिए हम जिंदा, अब हम आंदोलन को वापस नहीं ले। इसलिए मैं सारे किसानों से कहना चाहता हूं कि अपनी खेती छोड़े और आंदोलन में शामिल हो। मैं मजदूरों से कहना चाहता हूं कि फैक्ट्री छोड़े और आंदोलन में शामिल हो। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि यदि वो अपनी पढ़ाई का नुकसान वहन कर सकते हैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ें और आंदोलन में शामिल हो। मैं सेना और पुलिस से कहना चाहता हूं अंग्रेजों का हथियार छोड़े और आंदोलन में शामिल हो। अब इसमें गांधी जी एक लाइन बोले, मैं सारे राजाओं से कहना चाहता हूं कि राज्य छोड़े और आंदोलन में। इस मीटिंग में भाग लेने के लिए अपने जयपुर से गए हुए थे हीरालाल शास्त्री। कौन गए हुए थे? हीरालाल जी की ये नहीं समझ में इस लाइन का मतलब क्या है कि गांधी जी ने कहा कि राजा अपने राज्य छोड़े और आंदोलन में शामिल। तो हीरालाल जी ने कहा है राजा राज्य छोड़ देंगे, किसको देंगे? भाई राजा राज्य छोड़ देगा तो किसको देगा? बस सिस्टम किसी के पास तो जाना चाहिए। भाई बीजेपी को राजस्थान में कांग्रेस का राज है, मान लो अगली बार कांग्रेस वापस जीतती है तो वापस कांग्रेस के पास आ गया। यदि कांग्रेस हारती है तो शासन बीजेपी के पास जाएगा। कोई ये जा तो रहा है, ये थोड़ी होता है कि कांग्रेस ने राज छोड़ दिया अब बीजेपी के पास 2 साल किसी के पास नहीं, यूं ही है। तो जनता एक दूसरे के सिर फोड़ के नहीं मार दे। पर राज क्या काम करता है? राज व्यवस्था बना के रखता है, और यदि राज होगा ही नहीं तो व्यवस्था। मैं हमेशा कहता हूं कि आज मैं और आप चुपचाप बैठे हैं, इसका कारण है कि हमें डर लगता है कि कुछ भी किया तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, और उनके पास एक फट्टा है जिस पे लिखा हुआ है आन मिलो सजना, फिर कब मिलोगे, है ना उनके। और ऐसी ऐसी जगह पे मारेंगे किसी को बताने लायक नहीं बचेंगे कि सोते टाइम पेट के बल क्यों सो रहे हैं, है ना, पसवाड़े नहीं मारे जाएंगे। इसलिए अपने को डर लगता है, इसलिए चुपचाप बैठे। अपने को यह पता चल जाए ना कि पुलिस नाम की कोई भी चीज नहीं है, और अपने किसी का कुछ भी कर दे लेकिन पुलिस अपने को पकड़ेगी नहीं। मैं कहता हूं भाई साहब हर आदमी के दिमाग में 2-4 आदमी है जिनको सलटाना है ना। मेरे तो खुद के दिमाग में 4-5 है जिनको सलटाने है, पर पार नहीं पड़ रही क्योंकि मुझे डर लगता है कि यार सल्टा दिया किसी एक आधे कोई तो पुलिस अपने को पकड़ के ले जाएगी, तो मरो चुप रहो। आपने तो रात को सोते हैं तब करके सोचते हैं कि 500 सुबह मर जाए तो ठीक रहे, पर अपना चलती नहीं, सुबह 500 वापस जीवते मिलते हैं तो अगले दिन और कर लो ये, और तो क्या किया जाए। तो राज बना रहना जरूरी है, बिना राज के अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो ये राजा राज्य छोड़ देंगे तो किसको देंगे? और सबसे बड़ी बात, राजा राज्य क्यों छोड़ेगा? छोड़ेगा ही क्यों? तो हीरालाल जी को समझ में नहीं आया। तो हीरालाल जी जब बॉम्बे से वापस आए तो अपने प्रजामंडल वालों ने पूछा कि हीरालाल जी जाके आए थे वहां पे क्या हुआ? तो हीरालाल जी ने कहा गया था यार, पर गांधी जी ने कहा कि राजा राज्य छोड़ दे और आंदोलन में शामिल हो जाए। राजा पहली बात राज्य छोड़ेंगे क्यों, और छोड़ेंगे तो किसको देंगे? इसलिए यार मुझे तो इस लाइन में कोई तुक लगा नहीं, इसलिए अपने कोई भी राजाओं के खिलाफ आंदोलन करेंगे। गांधी जी का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ है तो चलने दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। राजा भारत छोड़ के भी कहां जाएंगे? राजा तो यही कह ये आंदोलन चलाया नहीं जा सकता। इसलिए प्रजामंडल का डिसीजन था कि हम आंदोलन के अंदर भागे। पर किसी भी पार्टी में एक बात से सारे लोग सहमत हो इससे जरूरी तो नहीं। कुछ आप जैसे यंग ब्रीड थी और वो खड़े और उन्होंने कहा हीरालाल जी बूढ़े हो गए अब, और आपकी बस की बात नहीं है। क्यों नहीं लेंगे भाग? लेंगे। जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा है, आप करे हो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे? हीरालाल जी ने कहा भाई रे मत तो नहीं लूंगा, और मेरी तरफ जो है वो भी नहीं लेंगे। बताओ मेरी तरफ कौन कौन है? हाथ खड़े कर दिए भाई, इतने लोग है। कहा भाई तुम तुम्हारा जानो, तुम्हारा काम जाने, जो करना चाहते हैं वो कर लो। तो उन्होंने कहा आज के बाद हमारा भी प्रजामंडल से कोई लेना देना, तलाक तलाक तलाक। तुम तुम्हारे राम है, हम तुमसे आजाद है। इसलिए पार्टी बनाई आजाद मोर्चा। क्या बनाई? अब प्रजामंडल के 2 टुकड़े, एक प्रजामंडल हीरालाल जी वाला रह गया, और जो अलग हो गए वो क्या बना गए? आजाद मोर्चा। प्रजामंडल कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना, आजाद मोर्चा कहना है भाग। आजाद मोर्चा भाग लेने लग गया। अब आजाद मोर्चा जब आंदोलन में भाग ले रहा था तो प्रजामंडल वालों की बेइज्जती होने लग गई। फिर लोग कहते कि अच्छा प्रजामंडल वाले राजा के साथ, ये राजा से मिले में। आजाद मोर्चे वाले हो जाकर कहते देख लो साहब ये सारे सारे मिले में राजा से, झूठे मक्कार है, झूठी बात करते हैं, प्रजामंडल चलाते, आंदोलन कर तो नहीं रहे। यदि राजा खिलाफ हो तो करो आंदोलन। तो प्रजामंडल वालों ने हीरालाल जी कहा हीरालाल जी दूध दानी हो रही,
घर वाले ही पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है, राजा के खिलाफ आंदोलन कैसे नहीं कर रहे। तो अब हीरालाल जी ने फाइनली कहा कि अपने भी अब राजा के खिलाफ आंदोलन करें, भारत छोड़ो आंदोलन में अपने भी भाग लें। उन दिनों जयपुर में प्रधानमंत्री हुआ करते मिर्जा इस्माइल, क्या नाम था, जिनके नाम पर एमआई रोड है। एमआई रोड का पूरा नाम मिर्जा इस्माइल रोड है। ये अपने जयपुर के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को पता चला कि अपने खिलाफ क्या होने जा रहा है आंदोलन। हीरालाल शास्त्री थे प्रजामंडल के अध्यक्ष। प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है, और जयपुर के प्रधानमंत्री कौन है, मिर्जा इस्माइल। तो मिर्जा इस्माइल साहब ने हीरालाल शास्त्री को बुलाया। हीरालाल शास्त्री को बुलाकर, हीरालाल जी मैं क्या सुन रहा हूं, आप कोई आंदोलन शुरू करने जा रहे हो। कहा हाँ, हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। क्यों भाई, क्यों भाग लोगे, भारत छोड़ो आंदोलन तो अंग्रेजों के खिलाफ है, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा है, तुम हमारे खिलाफ आंदोलन क्यों चले हो। हीरालाल जी ने कहा साहब आप राजा महाराजा सारे अंग्रेजों का सपोर्ट करते हो। कहा हीरालाल जी नहीं करें, हम अंग्रेजों का कोई भी सपोर्ट। और बताओ क्या समस्या है। कहा सर कितने सालों से हमारी एक ही मांग है, उत्तरदायी शासन की स्थापना। क्या मांग है, ऐसा रूल बनाया जाए जो जनता के प्रति क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायी हो। आपने बनाया, हमारा एक भी मंत्री बनाया आपने, हम करें जनता के अंदर से मंत्री बनाओ। मिर्जा इस्माइल ने कहा सर बना देंगे, अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे, उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे। और बताओ, क्या हम कोई छोटा मोटा आंदोलन भी करते हैं, ये छोड़ो भारत छोड़ो छोड़ो, हम यूं आंदोलन करते हैं कि कॉलेज की फीस बढ़ा दी, है ना, कोई महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे उनके खिलाफ हम करते हैं, मोमबत्ती लेके सिंपल सिंपल आंदोलन करते हैं, और तुम्हारी पुलिस क्या करती है, फट्टे मार देती है। मिर्जा इस्माइल ने कहा आज के बाद शांतिपूर्ण तरीके से कोई धरना जुलूस प्रदर्शन आंदोलन कुछ ही कर लेना, आपको मना। और कोई समस्या तो बताओ। हीरालाल जी ने कहा कि वो जो बंगाल बिहार उधर साइड है जो अंग्रेजों के खिलाफ है, वहां हमारे कई दोस्त रहते हैं, वो किसी अंग्रेज को कूट के जयपुर आ जाते हैं। उनको क्या लगता है कि जयपुर भारत में आता नहीं, यदि भारत में अंग्रेजों को कूट के जयपुर चले जाएंगे तो अंग्रेज वहां पर पकड़ नहीं पाएंगे, तो वो हमारे घर पे रुक जाते हैं। आप क्या करते हो, अंग्रेज आपके दोस्त है, इसलिए हमारे उस दोस्त को पकड़ के अंग्रेजों को देते हो और हमें और पकड़ लेते हो। मिर्जा इस्माइल ने कहा आगे मत बताना, चुपचाप घर पे रख लेना, नहीं तो उसको पकड़ेंगे ना। और बताओ मेरे लायक कोई सेवा हो। लाजिन का और तो दया है आपकी साथ, सब ठीक ही चल रहा है हमारे तो क्या यार वो आंदोलन आंदोलन मत करो। हाँ सर, पोस्टर छपवा लिए नहीं साहब, आज प्रिंट करवाने वाले थे, नहीं छपवाने। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भागे तो समझौता हो रहा है दो लोगों के बीच में। कौन कौन दो लोग है, मिर्जा इस्माइल कौन है, जयपुर के प्रधानमंत्री। हीरालाल जी कौन है, प्रजामंडल के अध्यक्ष। कौन है प्रजामंडल के, चेंज हो जाते हैं प्रजामंडल के अध्यक्ष, तो हीरालाल जी प्रजामंडल के। इन दोनों के बीच समझौता हुआ, दो जेंटलमैन के बीच का समझौता, इसलिए बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं, हेडिंग डालो जेंटलमैन एग्रीमेंट।